बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सुमेरा खान ऑफिशियल और मैं हूं सुमेरा खान। आज के इदारियों की जानिब बढ़ते हैं। द न्यूज़ का आज का इदारिया है। सबसे पहला, आपने रिसेंटली देखा होगा डॉक्टर शीरी मज़ारी के एक ट्वीट की वजह से फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रोन ने अपना रिएक्शन दिया और पाकिस्तान में मौजूद उनके सिफारत खाने ने ये एहतजाज जो है वो रिकॉर्ड कराया कि उनके शीरी मज़ारी के इस ट्वीट के ऊपर बरहमी का इजहार किया फ्रांसीसी सदर ने। गो के शीरी मज़ारी जो कि ह्यूमन राइट्स की वफाकी वज़ीर भी हैं पाकिस्तान में, उन्होंने ट्वीट डिलीट किया ये कहते हुए कि जिस आर्टिकल की बेस पर उन्होंने वो ट्वीट किया था उसके फैक्ट्स एंड फिगर्स गलत थे, मगर उन्होंने माजरत करने से अलबत्ता इनकार कर दिया। यहाँ पर इदारिया ये कहता है कि गो के सोशल मीडिया का यूज़ इतना ज़्यादा हो गया है कि अब लोगों ने अपने ममालिक ने अपने दो तरफ़ा ताल्लुकात जो वज़ारत ख़ारजा अमूमी तौर पर हैंडल करती है उसको ट्विटर सोशल मीडिया पर करना शुरू कर दिया। मगर यहाँ पर इदारिये ने एक आईना ज़रूर दिखाया है फ्रांसीसी सदर को कि गो कि उन्होंने नाज़ीज़म से तशबीह दी आपके उन इक़दामात को जो कि आप मुसलमानों के बच्चों की तालीम के हवाले से करने जा रहे थे फ्रांस में। मगर क्या आप वो वक्त भूल जाते हैं जब आप लाखों करोड़ों मुसलमानों के जज्बात को तकलीफ़ पहुंचाते हैं पूरी दुनिया में मौजूद, और न सिर्फ फ्रांस में बल्कि पूरी दुनिया में, कि जब आप उनके पैगंबर की तौहीन करने वाले को इंडोर्स करते हैं, उनकी आखिरी रसूमात में शिरकत करते हैं, उनको हाईएस्ट सिविल अवार्ड देते हैं और उनकी इज़्ज़त अफजाई के लिए मज़ीद ऐसे इक़दाम करते हैं, मज़ीद ऐसे अल्फाज बोलते हैं जो मज़ीद दिल आज़ारी का सबब बनते हुए इस्लामोफोबिया की जानिब जा रहे हैं। यहाँ पर इदारिया कहता है कि फ्रांसीसी सदर, जाहिर है वो सदर हैं, ये मिनिस्टर थी, जब सदर होकर आपने ऐसे बयानात दिए, आपने आज तक उन पर भी माजरत नहीं की है। आगे जाके वो कहते हैं कि 2011 में इस सारे मामले का आगाज़ होता है फ्रांस में। फ्रांस में 2011 में ख़वातीन पर के हिजाब पहनने पर पाबंदी लगाई गई, ये कहकर कि वो सिक्योरिटी थ्रेट बन सकती हैं। तब से इसको पूरी दुनिया की मुसलमान ख़वातीन के ख़िलाफ़ डिस्क्रिमिनेशन के तौर पर लिया गया। अल्जीरिया, मराकश, पाकिस्तान और बहुत से ममालिक की जानिब से इसके ऊपर एहतजाज किया गया। यहाँ पे इदारिया आखिर में कहता है कि मुल्कों को अपने डिप्लोमेटिक जितने भी इशूज़ हैं, सफारती ताल्लुकात, वो सिफारत खानों के ज़रिए और वजारत ख़ारजा के ज़रिए हैंडल करने चाहिए और उनको ट्विटर और सोशल मीडिया पर ले जाने की ज़रूरत नहीं पेश आनी चाहिए। ट्रिब्यून की जानिब जाते हैं। ट्रिब्यून के दो इदारिये हैं। नाज़रीन, एक सबसे अच्छी खबर जो है वो है पाकिस्तान में जैतून की काश्त के हवाले से। सेहत के लिए जैतून की जो फ़वाइद हैं वो कुरान पाक से शुरू होते हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शुरू होते हैं। और आपने देखा होगा कि जैतून का तेल, इसका इस्तेमाल वाहिद वो चीज़ है कि जिसके लिए डॉक्टर्स आंखें बंद करके कहते हैं कि जैतून का इस्तेमाल करना चाहिए। पाकिस्तान में इसकी काश्त शुरू हो चुकी है। बहुत मजबूत इसकी लकड़ी होती है, इसका तना होता है, इसको बहुत मजबूत दरख्त कंसिडर किया जाता है और ये चकवाल, हंगू और उन इलाकों में इसकी काश्त की जाएगी, तलागंग वगैरह में, जहाँ पर दरख्त इसको ज़मीन में मजबूती से हैंडल कर पाएगा और ये तनावर दरख्त बनेंगे आइंदा कुछ आने वाले सालों में। और पाकिस्तान इस काबिल हो जाएगा कि वो अपने मिलियंस ऑफ डॉलर्स जो कि इसकी इंपोर्ट पर लगा देता है, उससे हमारी जान छूट जाएगी। ये बहुत बड़ी काविश है और अफसोस का मकाम ये है कि पाकिस्तान में गुजरने वाली बहुत सी हुकूमतों ने इसके ऊपर कभी कोई एक्शन नहीं लिया। और क्यों नहीं लिया ये समझ नहीं आती कि जैतून की काश्त एक बहुत आसान काम था और इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं थी। तो गुजरी हुकूमतों ने आखिर ऐसी क्या वजूहात थी कि जिसकी बिना पर इसको पाकिस्तान में इसकी काश्त नहीं होने दी, और अब पहली मरतबा इसको बिलियन ट्री सुनामी प्रोजेक्ट का हिस्सा बनाते हुए इसकी काश्त की जाएगी। हैट्स ऑफ टू हुम एवर, इसके लिए जो भी जिम्मेदार हैं उनके। वैसे जिनको मेरी अंग्रेज़ी से शिकायत है, मैंने फौरी तौर पर जुमला काट दिया और मैं उर्दू में बोल रही हूँ। फौरी तौर पर क्रेडिट देना चाहिए और हुकूमत को उस शख्सियत को सामने लाकर बिठाना चाहिए टीवी स्क्रीन्स पर जो बता सके कि इसकी काश्त इस मरतबा पाकिस्तान में क्यों कर मुमकिन हुई, इसके फ़वाइद क्या हैं और आम आवाम तक इसका जो इम्पैक्ट है उसके नताइज का, इसके अवेयरनेस का जाना बहुत ज़रूरी है। आगे चलते हैं। इदारिया बता रहा है इसके बहुत सारे फ़वाइद गिनवा रहा है कि डाइजेशन के लिए, कार्डियक पेशेंट्स के लिए, बैड कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करने के लिए, और इसका स्किन के हवाले से कैंसर को क्योर करने में ऑलिव ऑयल या ऑलिव जो है वो बहुत बड़ा किरदार अदा कर सकते हैं। तो आई थिंक मल्टी प्रोंग, बहुत कसीरुल जहती फ़वाइद हैं इसके। अगर हम उसकी तफसील में जाएँ तो शायद एक अलग से इसके ऊपर प्रोग्राम करना चाहिए। यहाँ पे वो ये बता रहे इदारिया कि पाकिस्तान में
जैसे मैंने पहले कहा कि पाकिस्तान में इसकी जो काश्त है, कल्टीवेशन है, बहुत लेट शुरू हुई और अभी तक हमने बहुत पैसा जो है इसमें पानी की तरह बहा दिया इसकी इंपोर्ट में और इसकी बरामद करने में। मिनिस्ट्री ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर इसको एरियाज़ को अभी आइडेंटिफाई करी है जहाँ पे ओलिव की काश्त होगी। प्राइवेट सेक्टर को इसमें इन्वाइट किया जा रहा है कि ज़मींदार जो हैं वो इसमें आगे आएँ, अपने प्रपोजल्स लेकर आएँ और ताकि उनको इसके बीज फराहम किए जाए। और पाकिस्तान में बेतहाशा ऐसी जगह है, ज़रई अराज़ी है जहाँ पे जैतून बहुत कामयाबी से काश्त किया जा सकता है। ये इंटरनेशनल देखा जाए तो स्पेन, इटली, मिडल ईस्ट और मेडिटरेनियन रीजन, बहरा रोम के खित्ते में ये अभी काश्त किया जाता है और पूरी दुनिया में राज है ओलिव ऑयल इंडस्ट्री का, बेतहाशा कमाई है। आई विश कि हमारा ज़मींदार तबका, मिनिस्ट्री ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर से मैं दरख्वास्त करूंगी कि वो अपने किसानों को जाकर इसके हवाले से अवेयरनेस दें और ये पाकिस्तान को सोने में तोल सकता है अगर ये काश्त का तजुर्बा कामयाब होता है और अल्लाह करे कि हम इसको आता देखें। एक और अच्छी खबर इसमें यह है कि जिस तरह दूसरे ममालिक क्लासीफाई करते हैं इसको प्रोसेस करने में एज वर्जिन, फाइन वर्जिन, एक्स्ट्रा वर्जिन, तो पाकिस्तान फैटी एसिड्स के हवाले से इसमें दर्जा बंदी होती है। पाकिस्तान में बहुत जल्द अगर नेक नियति से काम किया जाए तो ये शोबा बहुत जल्द तरक्की भी पाएगा और जैसे मैंने कहा कि पाकिस्तान को ये सोने चांदी में जैतून की काश्त का जो फैसला है वो तोल सकता है। ईरान्स ओवरचर, डॉन का इदारिया है पहला। डोनाल्ड ट्रंप के 4 साल तेहरान और वाशिंगटन के दरमियान में एक बहुत बुरे ख्वाब की सूरत में बीते हैं। कासिम सुलेमानी की जो हलाकत है जो इराक हुई थी इस साल के शुरू में और डोनाल्ड ट्रंप ने उसका क्रेडिट लिया था। उन्होंने कहा कि उन्होंने एक दहशतगर्द दुनिया से ख़त्म किया। इस चीज़ ने ईरान और अमेरिका के दरमियान में तकरीबन जंग का आगाज़ कर दिया था। अमेरिका ने यूनिलैटरली जो न्यूक्लियर डील से एग्ज़िट किया 2018 की, उसने और जो मैक्सिमम प्रेशर दिया ईरान की मईशत को तबाह करने के लिए अमेरिका ने, उस वजह से जंग का तकरीबन आगाज़ हो चुका था। मगर अब तमाम आंखें जो हैं वो इसके ऊपर हैं, नई आने वाली क़यादत के ऊपर हैं कि नई आने वाली जो बाइडन की क़यादत, अमेरिकन प्रेसिडेंट इलेक्ट जो हैं वो क्या कहते हैं। अभी तक उनके बयानात से लगता है कि वो ईरान के लिए ताल्लुकात के लिए एक ख़ास नरम गोशा रखते हैं अपने दिल में। मगर यहाँ पर आता है इज़राइल के हवाले से कहा जाता है कि अभी बहुत रेकलेसली एक स्टेटमेंट बेंजामिन नेतन्याहू ने दिया कि देयर इज़ नो गोइंग बैक टू जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, यानी JCPOA की बात करें कि अमेरिका अब अगर JCPOA की जानिब वापस जाने की कोशिश करता है तो वो ये याद रखे कि इस मर्तबा टेल अवीव के साथ मिलने वाले बहुत सारे गल्फ अरब एलाइज जो हैं वो भी आपके इस इक़दाम की मजम्मत करेंगे। यहाँ पे UAE की बात हो रही है और सऊदी अरब के दरमियान और इज़राइल के दरमियान जो खुफिया मुलाकातों की बातचीत चल रही है, गो कि सऊदी अरब ने तरदीद की, मगर बहुत सारे क्वार्टर्स ऐसे हैं जो ये अभी से प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि आने वाले चंद एक सालों में सऊदी अरब इज़राइल को रिकग्नाइज़ करेगा और ना सिर्फ करेगा बल्कि वो और अमेरिका मिलकर पाकिस्तान को भी उस ब्लॉक की जानिब लेकर जाएंगे। सूरत हाल आगे काफ़ी मखदूश हो रही है। ईरान जो है वो भी इट्स वॉरिंगली वॉचिंग एवरी स्टेप ऑफ US न्यू प्रेसिडेंट इलेक्ट और देखा ये जा रहा है कि जो बाइडन इसमें क्या करते हैं। जो बाइडन गो के मैंने कहा कि एक नर्म गोशा रखते हैं ईरान के लिए, मगर वो फिर भी देखेंगे कि वाइट हाउस, क्योंकि वो खुद भी प्रो इज़राइल हैं और कैमला हारिस जो है उनकी जो वाइस प्रेसिडेंट होंगी वो भी प्रो इज़राइल है, तो यहाँ पर मुश्किलात काफ़ी लग रही हैं कि जो बाइडन अगर ईरान की तरफ जाते हैं तो वो कौन सी पॉलिसी को रखते हुए ईरान की तरफ कदम बढ़ाते हैं। यहाँ आगे चलते हैं। डॉन का दूसरा एडिटोरियल है पुटिंग ऑल एट रिस्क। यहाँ पर बात हो रही है तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ की जो एक अंधाधुंध इस वक्त एक जलसा गर्दी हो रही है पूरे पाकिस्तान में। गो के अपोजिशन का ये कहना है कि हुकूमत बौखला गई है, कोविड का सहारा लेकर हमारे जलसे रोकने की कोशिश करी है, मगर डॉन का आज का इदारिया बहुत सूखी आंखें खोलने के लिए काफ़ी है। वो ये कहते हैं कि इन हफ्तों में कोविड केसेस को बढ़ाने में पाकिस्तान में सबसे बड़ा किरदार जो है इन रैलीज़ का और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के चीफ जो हैं उनकी जानिब से दिए हुए पहले धरने का और फिर उनके नवाज़ जनाजा में शामिल लाखों लोगों का कि जिन्होंने वायरस को पाकिस्तान में फैलने में भरपूर मदद दी। यहाँ पे वो ये कह रहे हैं कि पॉलिटिकल लीडर्स बचकाना हरकतें कर रहे हैं और वो हरकतें जो उनको जेब नहीं देती वो मुल्क को एक ख़तरे की जानिब धकेल रहे हैं। खुदा ना करे कि इटली और स्पेन जैसा हाल पाकिस्तान में हो या अमेरिका जैसा या भारत जैसा, मगर ये हालात जारी रहे तो ऐसा मुमकिन भी हो सकता है।
डॉन ने यहाँ भरपूर क्लास ली है अपोजिशन पार्टीज़ की भी, कि उन्होंने ये भी इंदिया दिया है कि वो एक बहुत अहम मीटिंग जो पार्लियामेंट्री कमेटी कोरोना वायरस डिजीज़ के हवाले से करने जा रही है, उसके हवाले से भी उन्होंने कहा कि इन्होंने उसको भी स्किप करने का सोचा है, सिर्फ ये बहाना बनाते हुए कि नेशनल असेंबली के जो स्पीकर हैं मोहम्मद कासिम खान सूरी वो बायस्ड हैं और उनका कंडक्ट अपनी गवर्नमेंट के हक में ज़्यादा है। यहाँ पर इदारिया ये कहता है कि ज़मीनी हक़ाइक़ के साथ बहुत ख़तरनाक रुझान लिए हुए हैं। कोविड-19 के केसेस जो हैं वो बहुत ख़तरनाक हद तक जा चुके हैं। इस वक्त पॉजिटिविटी रेशो जो है वो 7% पर चला गया है, जो कि 2% से ज़्यादा नहीं था पिछले 4 माह में। आज़ाद कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध में ये रेशो 11.45% है और 9.85% और 9.63% इन 3 जगहों की ये रेशो है। पंजाब में रावलपिंडी, मुल्तान, लाहौर, फैसलाबाद हॉटस्पॉट्स बनते जा रहे हैं, जबकि गिलगित और इस्लामाबाद में भी केसेस बढ़ रहे हैं। जब से गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शंस हुए वहाँ भी रैलीज थी। NCOC का कहना है कि जो बहुत शदीद ख़राब हालत में मरीज़ हैं जिनको हॉस्पिटल लाया गया है कोविड की वजह से, वो पिछले 2 हफ्तों में उनकी तादाद कई गुना बढ़ चुकी है। और ये शुक्र है कि पाकिस्तान इस वक्त वेंटिलेटर्स और तमाम तर अद्वियात और वो चीज़ें खुद बना रहा है, वरना जो गर्मियों की लहर थी उसके मुकाबले में हालात बेतहाशा ख़राब होते। और वो ये कह रहे हैं कि डेथ टोल जो है वो 35 पर, पिछले 7 दिनों में 35 पर, यानी 35 मरीज़ यौमिया जो हैं वो कोविड की वजह से वो इंतकाल किया उन्होंने। और इस वक्त टोटल पॉजिटिव जो केसेस की रेशो है वो ज़्यादातर तालीमी इदारों से आ रही है। तो यहाँ पर मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ का ये कहना कि तालीमी इदारों को बंद करने की जल्दी सिर्फ इसलिए है कि रैलीज और जलसे रोके जाएँ, SOPs इसलिए किए जा रहे हैं, इस इदारिये ने उनको बहुत ज़्यादा एक आईना दिखाने की कोशिश की, शर्म दिलाने की कोशिश की है। ट्रिब्यून का दूसरा इदारिया है किलिंग फॉर प्रैक्टिस। ट्रिब्यून ने ये लिखा है इसमें ऑस्ट्रेलिया के वॉर क्राइम्स के हवाले से 19 वॉर क्रिमिनल्स को अब ऑस्ट्रेलिया की स्पेशल फोर्सेस से उनका ताल्लुक है, फाइनली वो अब एक अदालती और मिलिट्री ट्रायल का सामना करेंगे। ये क्यों सामना करेंगे? 2005 से लेकर 2016 तक इन्होंने 39 लोगों को मारा, जिसमें गरीब किसान, बच्चे और बहुत से लोग शामिल थे। और इसमें उनके अपने जेल के लोग, सिविलियंस और अफ़गानिस्तान के लोग। ये तब की बात हो रही है जब ऑस्ट्रेलिया नेटो की कोएलिशन फोर्सेस में और आईसाफ में अफ़गानिस्तान में वो हिस्सा ले रहे थे 2005 से 2016 के अरसे में। और ये एक्ट ऑफ सीक्रेसी के तहत इन किलिंग्स का किसी को पता ही नहीं था, मगर अमेरिका के एक जिनको बहुत इस पूरी दुनिया में सराहा जा रहा है, मैकब्राइड, उन्होंने डेविड मैकब्राइड, उन्होंने क्लासिफाइड, वो ये मिलिट्री के वकील थे, इन्होंने मिलिट्री के क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स, खुफिया डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो लीक किए और इन्होंने बताया कि इस तरीके से ये किलिंग्स हुई हैं। हो सकता है कि किलिंग का जो रेट है वो इससे भी ज़्यादा हो, ये 39 ना हो, इससे ज़्यादा होंगे, यकीनन होंगे, क्योंकि अमेरिका की भी जो किलिंग्स थी उस हवाले से देखा जाए तो अबू गुरैब जेल का सिर्फ एक सामना रखते हुए रिकॉर्ड में अमेरिका ने सिर्फ अबू गुरैब जेल इराक जो थे उसके आदाद शुमार माने थे और अपने मिलिट्री के पर्सनल जो थे उनको सजाएं दी थी, मगर उनमें से भी अक्सर इक्विटल में चले गए थे 2017 में। और उनकी जिनकी कमांडर थी अबू गुरैब जेल की, उनका ये कहा भी जा रहा है कि उनको रिहा कर दिया जाएगा। यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के हवाले से कहा जाता है कि डेविड मैकब्राइड के इन लीक्स के बाद गो कि उनको सज़ा मिलेगी, मगर कहा नहीं जा सकता कि उनको किस लेवल की सज़ा मिलेगी। ये फैसला अभी मिलिट्री कोर्ट से तय करना है। ये थे आज के इदारिये, पाकिस्तान के अंग्रेज़ी अखबारों के कुछ इदारिये हमने आपके सामने बताए। कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।